मैं थोड़ा सा अर्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। अश्लेषा is currently studying in IIT Kanpur. द बेस्ट थिंग विच आई फील अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री इज कि उसका हर चैप्टर आपस में इंडिपेंडेंट है। फिजिक्स की थर्मो और केमिस्ट्री की थर्मो में केवल एक चीज है, वो चीज को हाईलाइट करना, वो चीज को अपनी कॉपी में 3 बार लिखना बहुत जरूरी। She scored 100% in physical chemistry in JEE 2024. थोड़ा सा साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। हर एक पर्टिकुलर हम्म। चैप्टर का आप भी बताओ कि आपने कैसे पढ़नी चाहिए उस चीज़ को लेके। ओके, सो किताबों के लिए यू आर सेइंग एंड आर द बेस्ट। तो अगर आपका एक चैप्टर वीक है, वो आपके बाकी चैप्टर्स को अफेक्ट नहीं करता। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। कैसे बच्चा एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकता है फॉर ईच पर्टिकुलर चैप्टर से। सो टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड जो लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करे हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा अर्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। अश्लेषा is currently studying in IIT Kanpur. She is in her second year and अश्लेषा की सबसे खास बात यह है कि she scored 100% in physical chemistry in JEE 2024. Not 90%, not 95%, 100% पूरे मार्क्स लेके आई हैं अश्लेषा। तो आज वो हमारे साथ हैं और वो हमें समझाएंगी कि उन्होंने ऐसा क्या जादू किया है कि वो 100% स्कोर कर पाई हैं एंड उनकी कौन सी ट्रिक्स हैं जो तुम इस्तेमाल करके खुद भी 100% स्कोर कर सकते हो। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं अगेन अश्लेषा अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी, बट उसके बाद अश्लेषा हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर को कैसे करना चाहिए, कौन सी किताबें लगाना चाहिए, कितने घंटे देना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, एंड इन द एंड शी विल ऑल्सो टेल यू द टिप्स एंड हर ट्रिक्स which she used during her examination to score 100% in physical chemistry. So Ashleisha, the stage is yours. Now बच्चों को बताओ कि क्या जादू ओके। किया तुमने कि 100% स्कोर आ गया तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो अबाउट मी, आई एम अश्लेषा महेश्वरी एंड आई एम करंटली a student of IIT कानपुर एंड आई एम डूइंग बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। अगर आप लोग देखोगे तो अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री यूजुअली स्ट्रांग हो जाता है। इन माय केस दैट वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट, मेरा फिजिक्स बहुत वीक था। बट हाउ वी डू दैट इज, फिजिकल केमिस्ट्री स्कोर करने के लिए बहुत आसान है। द बेस्ट थिंग विच आई फील अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री इज कि उसका हर चैप्टर आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का 5% भी आगे किसी चैप्टर में यूज नहीं आएगा। अगर अपन लोग केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स का कहाँ आपने और कोई यूज देखा हो कि आप रेडियो एक्टिविटी निकाल रहे हो थर्मोडायनेमिक्स में या किसी चीज में। तो हर चैप्टर इज वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो अगर आपका एक चैप्टर वीक है तो वो आपके बाकी चैप्टर्स को अफेक्ट नहीं करता। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब अगर आपने एक चैप्टर को छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया कि यार इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है बनेगा, छोड़ ही दो, तो आप उस चैप्टर को छोड़ के बाकी 90% तो स्कोर कर ही सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई फील अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। जो रेफरेंसेस मैंने यूज करी थी वो एक तो एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी के नाम से, और कुछ एक चैप्टर्स के लिए मैंने नीरज कुमार भी यूज करी थी। तो मैं आपको बताती हूँ, एन अवस्थी जो है ना दैट इज द बेस्ट बुक टू यूज। मतलब उसका एक लेवल आप लगा लो, देयर आर 150 टू 200 क्वेश्चंस, और आपने अगर वो 150 टू 200 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए ना, आई एम टेलिंग यू उसके लिए आपको आप बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे कोई भी कोचिंग वगैरह लेता है, ऑनलाइन पढ़ता है, कैसे भी पढ़ता है, तो उनके पास में कुछ एक मॉड्यूल वगैरह होती है प्रैक्टिस के लिए कि ठीक है अब अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है कोई सा, जैसे आपने आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला टॉपिक पढ़ा सॉल्ट वगैरह के बारे में, तो आप उस मॉड्यूल से लगा लो। आपका चैप्टर कंप्लीट होते होते फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में या प्रैक्टिस के लिए आप एनअवस्थी यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास में नहीं है, ऐसा कुछ मॉड्यूल वगैरह भी नहीं है, तो एनअवस्थी लगा लो, फिर नीरज कुमार लगा लो, वो बेस्ट होता है। ओके, सो किताबों के लिए यू आर सेइंग नीरज कुमार एंड एन अवस्थी आर द बेस्ट रेफरेंस नरेंद्र बुक्स। अवस्थी, हाँ जी। नरेंद्र अवस्थी एंड हम्म। बेसिकली सोडियम सर बोला जाता है उनको आई थिंक। हाँ, वो सोडियम सर के नाम से फेमस है। हम्म। हमारे टाइम पे भी हम सोडियम सर बोलते थे उन्हें। एंड उनकी हम्म। किताबें एंड देन नीरज कुमार विच यू सेड, एंड देन उसके पहले बच्चों को पहले मॉड्यूल लगानी चाहिए कि सीधे नरेंद्र अवस्थी पे जंप इन करना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए मतलब द थिंग इज, एनएमएसटी की एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जो आपका मॉड्यूल का ऑर्डर होता है ना,
उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस है, ठीक है। मतलब ये किसी किसी चैप्टर के लिए एक ड्रॉबैक भी होगा, विच आई लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। बट ये है कि उसमें ये होता है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेसिक ले लेती हूँ क्योंकि वो सबसे आसान चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने जो पढ़ा, वो एनर्जी वाली जो भी चीजें होती है, अगर आपने वो पढ़ ली, उसके पे पहले मॉडल वगैरह जो होते हैं, कि रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, ये मॉडल हो गया, वो मॉडल के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में प्लैंक्स थ्योरी है, फिर ये है वो है, प्रॉपर ऑर्डर में क्वेश्चंस है। मतलब 150 क्वेश्चंस है, 10 टॉपिक्स है, तो 15 15 टॉपिक्स, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास में कोई मॉड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो भी आप उस ऑर्डर में 15 15 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर सकते कि मुझे किताबें कैसे लगानी है, एंड यू सेड कि मैं सीधे अनावस्ती भी लगा सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकता, राइट? हैं। अगर मॉड्यूल है तो पहले मॉड्यूल कर लो, बट अगर नहीं है तो सीधे अनावस्ती भी लगाई जा सकती है। परफेक्ट। लगा सकते हो। सो आई हैव अंडरस्टूड कि मुझे कैसे अनावस्ती करनी चाहिए एंड या मुझे कैसे रेफरेंस बुक लगानी है। अगर ये कॉन्वर्सेशन तुम्हें पसंद आ रही है तो तुम्हें मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रू मेंटर, जहाँ पे अश्लेषा जैसे और भी बहुत सारे टॉप आईआईटीएन मेंटर्स हैं जिनसे तुम कनेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, अश्लेषा से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा तुम्हें जिनसे तुम बात कर सकते हो। ट्रू मेंटर की खासियत है कि तुम 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर एक आईआईटीएन से कनेक्ट कर सकते हो, और तुम्हें कोई 1,000 रुपए, तुम्हें कोई 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। 10 रुपीज 50 रुपीज से बात चालू हो जाएगी। सो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अश्लेषा से अगर बात करनी है, उनसे तुम्हें टिप्स जाननी है कि कैसे उन्होंने 100% स्कोर किया था इन हर फिजिकल केमिस्ट्री इन जेई एडवांस 2024, तो चेकआउट जरूर करना। नाउ बैक टू द कॉन्वर्सेशन। अब आ जाते हैं हम्म अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे, कि हर एक पर्टिकुलर हम्म चैप्टर का आप ब्रीफ बताओ कि आपने कैसे पढ़ाई करी उस चीज के लेके, एंड वो कैसे बच्चा एक अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर सकता है फॉर ईच पर्टिकुलर चैप्टर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं आपको पहले कुछ बेसिक चैप्टर्स बताती हूँ। जैसे मैं बताऊँ आपको, मोल कॉन्सेप्ट होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, काइनेटिक्स वगैरह होता है। ये जो चैप्टर्स है ना, वो कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप उनका क्वेश्चन लगा सकते हो। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो फॉर्मूला भी आने चाहिए और उसके साथ में लॉजिक भी समझ आना चाहिए। बट ये जो 3 चैप्टर है, इसमें अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला आता है ना, आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। मतलब अगर आपको प्लैंक्स का फॉर्मूले, आप 4 फॉर्मूले प्लैंक्स में, अगर आपको मालूम है 4 फॉर्मूले, आपको प्रोपोर्शनैलिटी पता है, आपको रेशियो पता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाओगे। दैट इज वेरी इजी कि आपको क्वेश्चन बन जाएगा। इन 3 चैप्टर को करने का तरीका तो यही है कि फॉर्मूला याद कर लो। हाँ, फॉर्मूला के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो द बेस्ट थिंग टू डू फॉर्मूला इज, जब आपका चैप्टर चल रहा हो, ठीक है, मतलब आपके 10 लेक्चर्स हुए चैप्टर के, तो पहले लेक्चर से 10वें लेक्चर तक जो दिन में जो फॉर्मूला प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह हुई है, वो आप नोट डाउन कर लो। तो जितने, जैसे सपोज टोटल पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको लगे 20 लेक्चर्स, 20 लेक्चर्स ऑफ 1 आवर, आप अपना साथ साथ में पढ़ते जा रहे हो और जो फॉर्मूला आपने पढ़े वो आप राइट डाउन करते जा रहे हो। अराउंड 100 to 110 फॉर्मूला प्रोपोर्शनैलिटी मिला के आपको अटोमिक में मिलेंगे। आई नो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब 100 फॉर्मूले एक चैप्टर से, तो वो थोड़ा सा स्केरी लगता है बच्चों को। बट फॉर्मूला मतलब इंटर कन्वर्टेबल है। प्रोपोर्शनैलिटी तो वही है, जैसे आपको पता ही है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनैलिटी आपको अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो चीजें हैं कि थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग में, बट बहुत आसान है। तो आपने एक साथ 100 फॉर्मूले लिख लिए सपोज। अब उसके बाद में आप क्या करो, एक बार आप फिर से देख के, और इस टाइम देखते देखते आप रिकॉल करते जाओ, क्योंकि हम्म। अगर आपने एक दिन में पढ़ा, मतलब एक दिन पे एक फॉर्मूले लिखे हैं, वो हर दिन का सपोज आपने 10 10 फॉर्मूले लिखे हैं, तो क्या होगा कि आपको वो 10 फॉर्मूले उस दिन याद रह जाएंगे, अगले दिन आप भूल जाओगे। अगर आप वो सारे फॉर्मूले साथ में लिखते जाओगे ना, तो आपको दिखता जाएगा कि हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला भी था, ये भी था, ये भी हम्म। था, तो आपका बेसिकली एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। हम्म। उसके बाद में 2 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, या अगले दिन, जैसा भी आपको लगता है, आप बिना देखे सारे फॉर्मूले लिख, मैं आपको बता रही हूँ, आप 70 80 फॉर्मूले बिना देखे लिख पाओगे, और आप 20 फॉर्मूले भूल जाओगे। तो आपने जो फॉर्मूले ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना, अपन ने जो 100 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप उससे टैली करो कि कौन कौन सा फॉर्मूला भूल गए, और उसको मार्क कर लो। फिर से प्रोसेस यूज करो, हो सकता है कि उसमें से आप 10 फॉर्मूले याद रख लो, लेकिन कोई से दूसरे 10 भूल जाओ।
तो फॉर्मूले याद करने के लिए बहुत बेसिक ट्रिक ये है कि 5 से 10 बार आप सारे फॉर्मूले बिना देखे लिखो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस। 100 फॉर्मूले लिखने के लिए आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे। अगर आप अपना 1 घंटा देते हो, 1 घंटा आप दे रहे हो, 6 बार आपने फॉर्मूले लिखे, और मेरी गारंटी है कि आपका एटॉमिक सुधर गया। बहुत घंटों घंटों बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, 1 घंटे में आई एम गारंटीइंग यू कि आपका एटॉमिक हो जाएगा अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है तो। तो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड कि 100 फार्मूले हैं, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ अंटिल यू आर, तुम्हें हर कुछ बाय हार्ट याद नहीं हो जाए बेसिकली। हम्म। अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन। हाँ, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि बाकी मतलब ये एटॉमिक के रेफरेंस से मैंने आपको बताया। अच्छा, अब बाकी जैसे सब कुछ मूवी, हाँ। चैप्टर्स और है मतलब जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा मोल कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक्स है, इवन इक्विलिब्रियम में भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं, फॉर्मूला याद करने की बजाय जैसे इनऑर्गेनिक तो हटा देते हैं अपन क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस वगैरह जो होती है ना, वो भी ऐसे ही याद करो। सारी रिएक्शन लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लिख के जितना प्रॉपर याद होता है ना, उतना प्रॉपर आप बोल बोल के सुन सुन के नहीं कर सकते यार। ये तो बहुत ट्रू है, बिकॉज आई वुड अग्री, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एज वेल, तो मैं नॉट जस्ट फॉर केमिस्ट्री बट फिजिक्स मैथ्स के लिए भी मैंने एक सेपरेट रजिस्टर बनाया था जहाँ पे मैं हम्म। सिर्फ फॉर्मूले लिखता था। लाइक अगर मैथ्स के फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नोटबुक्स, तुम्हें पता यस। होंगे कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हाँ। तो मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले मैंने 2 पेज में लिखे हैं। बहुत बड़ा रजिस्टर था मेरा, उसमें 200 फॉर्मूले आ जाते थे ऑलमोस्ट। और फिर उसको रोज रटता था। तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्टार, लाइक जो एक तो होते हैं नॉर्मल फॉर्मूले है ना, फिर बट एक फॉर्मूला होता है कि 10 a 10 b इज इक्वल टू, फिर वो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन निकल के आता हम्म। है। सो आई थिंक वो वाला भी मैंने याद कर लिया था, जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गई थी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हम्म। स्मार्ट वे। अगर किसी को भी फॉर्मूले रटने में दिक्कत आती है तो वो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो ट्रिक ही बोलूंगा इसको, बहुत अच्छी ट्रिक है हाँ, जिसका इस्तेमाल ठीक है। करके ही और शी कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। राइट, ओके, राइट, राइट, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ बाकी चैप्टर्स जो है। अब 4 चैप्टर्स लेते हैं अपन। गैशियस, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, सॉरी। ये जो 4 चैप्टर्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल चैप्टर्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी लॉजिकल चैप्टर्स होते हैं ना, उनको करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है आपको। मतलब ये है कि उस क्वेश्चन में लॉजिक लगाएं कैसे, समझ कैसे आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक जैसा ही समझ लो आप। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सपोज एडवांस में, ठीक है। 10 लाइन का क्वेश्चन है। अब 10 लाइन का क्वेश्चन आप बार बार पढ़ रहे हो, लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बजाय काम करो, आप एक पेन उठाओ, अपने जो भी आप जिसमें सॉल्व करो, क्योंकि आपका क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है आपके सामने, आप मार्क नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ते जाओ और एक की टर्म लिख लो। मतलब जैसे अपन लोग बात करते हैं सोल्यूशंस की, हम्म। चैप्टर सोल्यूशंस जो है लिक्विड सोल्यूशन, उसमें आपने फ्रीजिंग पॉइंट देखा। अब फ्रीजिंग पॉइंट अपने उसमें लिख लो। उसके अलावा जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चन में 3 डेटा दिए हुए हैं, तीनों डेटा को लिख लो। मतलब डेटा का सिंबल इक्वल टू करके उसका जो भी है। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो वो जो 10 लाइन का क्वेश्चन है जिसको पढ़ने में आपको 2 मिनट लग गए, उसका लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करने में 2 सेकंड लगेंगे। हम्म। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, आपको पता है आपके पास में 3 टर्म है, चौथी टर्म कैसे निकालनी है उसका फॉर्मूला आपके पास है। अगर फॉर्मूला नहीं भी है तो आपके पास में 3 फॉर्मूले जिससे वो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक। तो वही है, आपको क्लिक कर जाता है कि यार ये वाली टर्म इस फॉर्मूला में थी, ये इसमें था, ये इसमें था, मेरे को पता है कैसे करना है। तो आप वो जो 10 लाइन का क्वेश्चन है जो पढ़ने में आपको 2 मिनट लग गए, आपके पास में केवल 2-3 सेकंड में आप उसका कोड क्रैक कर लेते हो। हार्डली 10-15 सेकंड में आप उसका कोड क्रैक कर लेते हो। और आपको उस क्वेश्चन को फिर वापस स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है। हम्म। वो क्वेश्चन बहुत इजीली फिर ये देख लो। वापस देखने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन जो आंसर आया वो मार्क कर दिया, नहीं। फिर देख लो कौन सी यूनिट में पूछा है, क्या पूछा है, वो हाँ। दैट इज अ डिफरेंस केस, वो आखिरी में अपन डिस्कस करेंगे कि आंसर मार्क कैसे करते हैं, वो सब ट्रिक्स में आएगा। तो गैशियस और सॉल्यूशंस जो है ना, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, इनका तो यही है बस कि हम्म। आप सारा डेटा लिख लो। अगर गैशियस है ना, तो मैं तो ये जो चैप्टर है ना दोनों, मैं तो बोल रहा हूँ एक कंटेनर ड्रॉ कर लो। ठीक है। हम्म। ऐसे एक बॉक्स जैसा ड्रॉ कर लो, उसके ऊपर पिस्टन विस्टन लगा दो।
आपको जब वो डायग्राम दिखता है ना, आप इमेजिन करने लग जाते हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं पिस्टन के अंदर बैठी हूँ या मैं पिस्टन के ऊपर बैठी हूँ, मैं उस चीज को इमेजिन कर पा रही हूँ। और मैं जैसे इमेजिन कर पाऊंगी ना, अगर आपने वो इमेजिन करना सीख लिया तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो बेसिक तो गैसेस और सॉल्यूशन का तो यही है, एक कंटेनर ड्रॉ कर लो, उस कंटेनर के ऊपर वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लो। और अगर आपने ये सब लिख लिया तो आई एम गारंटिंग, क्योंकि आप आप ऐसा समझोगे कि हाँ ठीक है, मैं ही वो कंटेनर ऑपरेट कर रही हूँ, और मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। मेक सेंस, मेक सेंस। नहीं, आई थिंक दिस इज अ हम्म। वेरी स्मार्ट आइडिया टू गो ahead with these chapters. हम्म। Let's move on to the next chapters. अब थोड़ा और आगे समझते हैं कि और डीप में जाते हैं, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि बाकी चैप्टर्स को हम और कैसे अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आई टॉक अबाउट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम बहुत तो सारी, मुझे भी नहीं बनता था बहुत आयोनिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम इज लाइक भाई मैं आपको बताऊं, आयनिक इक्विलिब्रियम वाज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। फेवरेट, उस ओके। यस, उसका मैं रीजन बताती हूँ। वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो वो हार्डली 30-35 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब दैट पढ़ना कैसे भी सेव बताओ so that will save a lot of time. अब द मैं आपको बताती हूँ, आयनिक और केमिकल की दिक्कत ये है, उसमें बहुत सारे केसेस हैं। ये वाला केस, वो वाला केस, ओ एक मतलब अगर अपन छोटा सा वो भी लें कि डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह है, तो उसमें भी इतनी सारी वो बन जाती है कि कौन सा पी के ए, पी के बी, पी के सी, हाँ मतलब हाँ इतनी हाँ। सारी चीजें कि बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूं, क्या मैं निकालूं क्या। हाँ। मतलब, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि कहीं कहीं पर ना जो मॉड्यूल वगैरह होते हैं ना, वो आपको एक दिक्कत भी देते हैं कि मैं सपोज आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास में मॉड्यूल ऑर्डर में है और हम्म मैंने चैप्टर एक ऑर्डर में पढ़ा है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला जो टॉपिक है, वो तो मुझे पता ही है कि ये 15 क्वेश्चन है, तो मुझे पता है इसमें क्या लगाना है। हाँ। तो मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं, मैं 4 फॉर्मूले उन क्वेश्चंस पे लगा दूंगी और मेरे 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, इजीली हम्म बन जाएंगे। अगर आपको पता ही है कि ये कौन सा केस है, ठीक है, जैसे मुझे पता है कि ये वीक एसिड वीक बेस वाला केस है और इसके 5 क्वेश्चन है, तो एक ही फॉर्मूला होता है वीक एसिड वीक बेस का। हाँ, वो तो वो वैल्यूज चेंज फॉर्मूला हो गई अगर, बेसिकली, वो तो हाँ। तो वो तो बहुत आसान हो गया करना, और बच्चे हम्म को लगता है कि यार मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, रेफरेंस से भी कर लिए, मॉड्यूल से भी कर लिए, फिर भी मेरा चैप्टर पेपर में क्यों नहीं बनता। तो अगर आपको फॉर्मूला ही पता है कि कौन सा लगाना है, तो आप वैल्यू डाल के निकाल ही लोगे आंसर। इसमें ये दिक्कत होती है। इसको करने का अप्रोच क्या है मैं बताती हूँ। आप एनआरसी उठाओ या आपकी मॉड्यूल उठाओ और क्वेश्चंस लिख लो रैंडम, ठीक है, एक पेज पे क्वेश्चन मतलब लिख लो, या फोटो खींच लो, फोटोज को शफल कर दो या कुछ कर दो। 10 क्वेश्चन लो, 10 भी नहीं, एक काम करो, 30 क्वेश्चन लो, ठीक है, 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के। अगर आपने हर टॉपिक के मिला मतलब 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक के, और जैसे 10 टॉपिक, तो आपने 30 क्वेश्चन लिए और उनको जंबल कर दिया। अब आपका मेन चैलेंज क्या है कि इसमें केस कौन सा लगेगा। तो हम्म अगर आपने इन 30 क्वेश्चन में, फिर उसकी मैंने आपको अप्रोच बता दी, आप क्या करो, मेन टर्म्स हाईलाइट करो, आपको दिखेगा कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, ओ यहाँ पे पानी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एसिड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बेस ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे कुछ ब्रेक ही नहीं हो रहा है, दोनों वीक है। आप देखोगे ना, फिर उसका भी वैल्यू होती है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं कि 10 की पावर 6 -6 से छोटा बड़ा, 10 की पावर 6 से, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। आप एक काम करो, 10 चीजें है ना, 10 सब चैप्टर बना लो। मतलब ऐसा मत समझो कि आयनिक एक चैप्टर है, ऐसा समझो कि 10 चैप्टर है छोटे छोटे, और हर चैप्टर जैसे 2 चैप्टर दिन में कर रहे हैं, तो आयनिक 5 दिन में करो, लेकिन ऐसे करो कि आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ये चैप्टर मेरे को पता है, ये चैप्टर मेरे को पता है, और इस चैप्टर के ये फॉर्मूले हैं। और फिर जैसे गैसेस का क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है ना कि यार ये तो गैसेस का क्वेश्चन है, वैसे ही आयनिक का कौन सा सब टॉपिक है वो आपको देख के समझ आ जाएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो अगर टोटल 100 फिर से मिल रहा है आपको, 100 भी नहीं, इसमें 50 फॉर्मूले होंगे, अगर आपको 50 फॉर्मूले मिल रहे हैं ना, तो आपको पता है कि हर टॉपिक के 5 फॉर्मूले, और वो 5 फॉर्मूले में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, और वो कंफ्यूजन कैसे हटेगी, वो प्रैक्टिस से हट जाएगी। तो ये है सीक्रेट सॉस ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। हाँ,
कि आप अंडरस्टूड क्वेश्चंस अंडरस्टूड। जंबल करो, आप क्वेश्चंस देख के मत करो। अगर आपको पता चल गया कौन सा टॉपिक है, फिर तो कोई भी कर सकता है। अगर सही मेरे को बात वहां है, पे सही साइड बात में है। लिख के दे देते ना, अगर मैं आपको बताऊं, छोटी सी चीज बताओ, अगर कि मेरे को साइड में लिख के दे देना कि इसमें ये वाली वो लगेगी, आप मेरे को तो बताओ वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में ओ, अगर लिख हाँ के दे दें फॉर्मूला हाँ, ये लगेगा, तो तो फिर वैल्यू तो कोई खत्म भी हुई बच्चा क्वेश्चन कर की। लेगा। हाँ, वो एग्जैक्टली exactly. बेसिकली थॉट प्रोसेस बनाना कि हाउ टू हम्म। अप्रोच अ क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस ये होता है कि थॉट प्रोसेस को इनिशिएट करना स्टूडेंट के अंदर। अग्री। और अगर अपन हम्म। जंबल कर लेंगे तो वो इनिशिएट अपने अंदर जल्दी हो पाएगा, तो हमें आदत नहीं होगी ये पता होने की कि अच्छा इसमें क्या लगना है, पहले से बता दो। इट्स लाइक, हम्म। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। हाँ अच्छा, मतलब। जस्ट वन थिंग, आई थिंक अगर तुम हाँ लोगों हाँ। को ये कॉन्वर्सेशन पसंद आ रही है, ठीक है, एंड तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो अच्छी न्यूज़ ये है कि अश्लेषा इज विथ ट्रू मेंटर। वॉट इज़ ट्रू मेंटर? ट्रू मेंटर इज प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया है, जहाँ पे अश्लेषा जैसे कुछ टॉप आईआईटियंस तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं फॉर योर मेंटर गाइडेंस। तो तुम उनके साथ जाके एक सेशन बुक कर सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यू कैन कनेक्ट विद अश्लेषा इंस्टेंटली। इंस्टेंटली यानी कि तुम जैसे व्हाट्सएप पे अपने मम्मी को, अपने छोटे भाई या बड़ी भैया बड़ी बहन को कॉल करते हो ना, वैसे कनेक्ट कर सकते हो कॉल पे या चैट कर सकते हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म इज बेसिकली इंस्टेंटली 30 सेकेंड में तुम कनेक्ट कर सकते हो। सो पूरे भारत में, आई वुड से पूरे भारत में आईआईटी के लिए ये किसी ने नहीं करा है, जो कि मैंने और अश्लेषा जैसे और भी लोग हैं आईआईटीएन टॉप, जो हम सब मिलके एक टीम की तरह काम करके तुम्हारे लिए, तुम्हें जेन्युइनली इम्पैक्ट तुम्हारे लिए क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी डाउट आता है, अश्लेषा से अगर तुम्हें बात करनी है, शी एस कोड 100% इन जेई एडवांस्ड। लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, पहले पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेना, लेकिन लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाके चेकआउट जरूर करना अश्लेषा की प्रोफाइल। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू हर, यू कैन बुक अ सेशन विद हर। चलो, लेट्स ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा मैं सरफेस केमिस्ट्री का बता देती हूँ। सरफेस हाँ। केमिस्ट्री जो चैप्टर है वो आप लोग देखेंगे तो मेंस में बहुत छोटा सा पोर्शन है और एडवांस में अच्छा खासा पोर्शन है, मतलब एक आध क्वेश्चन आ जाता है साल में। वो 4 नंबर बनाना बहुत आसान है। एनसीईआरटी उठानी है, हम्म। एनसीईआरटी से 3 बार चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर हो जाएगा। ओके। कुछ नहीं करना है, मतलब ना वन शॉट देखना है कहीं का, ना आपको क्लास में पढ़ना है। मतलब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था एंड मतलब जो मैं हूँ मेरे टीचर की वजह से हूँ। बट स्टिल ये है कि सरफेस केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको कोई टीचर नहीं मिला, यूजुअली लोग छोड़ देते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री खुद से कर लेना है। तो वो ऐसा ही चैप्टर है कि वो खुद से हो जाएगा। एक हम्म। बार एनसीईआरटी पढ़ लो, अगर आपको लगता है कुछ की नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। स्टिल सरफेस केमिस्ट्री ऐसा है, 3 बार एनसीईआरटी से रीड करना है। एक बार रीड करा, फिर 2 दिन बाद रीड करा, फिर 2 दिन बाद रीड करा, और उसके मॉड्यूल के या किसी के क्वेश्चंस लगा लिए, बस। मैं तो बोल रही हूँ मॉड्यूल अंडरस्टूड। भी मत लगाओ, सीधा पीवाईक्यूज लगाओ, खत्म, उतना ही है। सरफेस अंडरस्टूड। केमिस्ट्री उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बताती हूँ सबसे 2 टफ चैप्टर्स जो है, जो मैंने अभी तक लास्ट के लिए छोड़ के रखे, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाँ, करते हैं। चलो ये करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मैं बताती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत आई थी। मैं मतलब रो देती थी मेरे टीचर के सामने जाके कि सर नहीं हो रहा, मैं छोड़ के जाऊंगी ये चैप्टर। तो उसका मैं बताती हूँ। उसमें ना 2 सेल आते हैं, गैल्वेनिक सेल है और एक वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट बहुत आसान है, अगर आपको ग्राफ वगैरह समझ आते हैं। बहुत सारे लोगों को ग्राफ्स में भी दिक्कत आती है, ठीक है, मैं ग्राफ्स के लिए बता चुकी हूँ, मतलब ऐसे ग्राफ्स बोल के नहीं बताया। ग्राफ्स के लिए बस केस विजुअलाइज करो, जो चल रहा है विजुअलाइज करो। एसिड टूट रहा है, बेस बन रहा है, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन में ग्राफ कैसा जाएगा? गैसेस में दिख रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी से देखो। बहुत सारे ग्राफ सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी से बन जाते हैं। हम्म। गैसेस में ये कवर करना रह गया, मैं सोची थी ट्रिक्स में बाद में कवर हो जाएगा। हाँ। कोई भी ग्राफ है, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखो, कैसे दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर आपको एक ग्राफ क्लियर है तो बहुत सारा चैप्टर अपने आप हो जाता है। हम्म। गैल्वेनिक सेल वाला जो पार्ट है उसमें 4 फॉर्मूला है और 4 ग्राफ है, हम्म। बस। और वो 4 ग्राफ अगर आपको आयनिक में ग्राफ समझ आ गए थे कैसे बनाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे भी समझ आ जाएगा। और आयनिक के लिए मैंने आपको बता दिया, अप्रोच क्या रहती है करने की। हाँ। तो वही है कि
गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट बहुत आसान है, उसको अपन थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोलिटिक वाला पार्ट है ना, हाँ। उसमें वापस बहुत सारे केसेस होते हैं। मतलब आयनिक में ये है कि केस आपके पास में एक जैसे हैं और फॉर्मूला बहुत सारे हैं। मतलब बेसिकली ट्रिग्नो जैसा है थोड़ा बहुत, तो वो हम्म। प्रैक्टिस से आ जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दिक्कत ये आती है कि केसेस भी बहुत अलग अलग हैं और बहुत सारे। हम्म। तो अलग अलग केसेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चे को स्टार्टिंग में। तो मैं यही बोलूंगी, इसमें आप क्या करो, आप पहले निकाल लो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पार्ट है ना, 5 क्वेश्चन इसी पार्ट के हैं और वैसे सॉल्व करो। जैसे ओके। मैंने स्टार्टिंग में अप्रोच बताई थी आयनिक के लिए, उसका ऑपोजिट करना है। तो यू आर सेइंग, ये तो मतलब एकदम उल्टा है कि इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, लाइक यू नीड टू हाँ, नो। नॉट ऑलवेज, ऑब्वियसली नॉट एकदम स्टार्टिंग में। हाँ। मतलब अगर मुझे कोई बता दे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम्म। मुझे उसकी हैबिट हो जाएगी, मुझे लिखा हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखो आयनिक का मैं बताती हूँ, आयनिक में बहुत सारे केसेस बहुत सिमिलर हैं। बस एक हल्का सा दो, एक पॉइंट का या 10 की पावर का कुछ चेंज आया ना, तो केस पलट जाता है। ठीक है। इसमें यह है कि इसमें केसेस बहुत अलग अलग है। अगर सिल्वर लिखा है तो सिल्वर वाला सेल होना है, हाइड्रोजन लिखा है हाइड्रोजन वाला सेल होना है। ऐसा तो नहीं होगा सिल्वर वाला सेल हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैंने सिल्वर वाले सेल कैसे दिखते हैं, मैंने 5 सिल्वर वाले सेल कैसे दिखते हैं मैंने देख लिया, तो आगे मुझे कोई भी सिल्वर वाला सेल दिखेगा तो मेरे को समझ आ जाएगा कि ये तो सिल्वर वाला सेल है। मेक सेंस। हाइड्रोजन वाला सेल मैंने 5 बार देख लिया कि अच्छा ये हाइड्रोजन सेल है, ये सेल है, तो मुझे आगे कोई सेल दिखेगा तो मैं देखूंगी यार ये इसमें हाइड्रोजन वाला सेल है, वो भी हाइड्रोजन वाला सेल था। हम्म। और इससे 95% चीजें क्योर हो जाती है। और 5% के लिए वही आप प्रैक्टिस करो। होता है कभी कभी कुछ चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है, तो वही है एक्सेप्शनल केस, एक आधी कोई एक्सेप्शनल केस होगा, वो भी नहीं है। हम्म। फिजिकल केमिस्ट्री की दूसरी सबसे अच्छी चीज, इसमें एक्सेप्शनल केसेस बहुत कम होते हैं। हाँ। होते ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो ऑलमोस्ट ही नो। होते हैं। यस। हाँ, ट्रू। जो आप देखते हो ना कि एटॉमिक में कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल केस है, वो एटॉमिक का नहीं है, वो आईओसी का एक्सेप्शनल केस है। हाँ। तो यही है कि यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल केसेस नहीं मिलते। एक्चुअली बहुत ट्रू। लॉजिकल है। हाँ, बहुत ही लॉजिकल है। आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया, तो फिर आप सोचो ही मत यार यहाँ पे कोई वो था क्या, ऐसा कुछ था क्या, नहीं, जो था वो ही है। मेक सेंस, मेक तो सेंस, मेक क्वेश्चन सेंस। बहुत आराम से बनेगा। बट अगर तुम्हें इसके बाद हाँ, भी अगर तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या आयोनिक इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स में दिक्कत आती है, सो यू कैन टॉक टू अश्लेषा। आई एम जस्ट पॉइंटिंग दिस आउट। अश्लेषा से यू कैन टॉक, हाँ, एंड हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में एज आई सेड, तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना। बट हाँ, मूविंग ऑन टू हम्म। दिस कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो मैं यही बोलूंगी कि जैसे मैंने आपको आयनिक में बताया था ना कि आप 5 अलग अलग चैप्टर बना लो, 10 अलग अलग चैप्टर बना लो। इसमें भी यही है, गैल्वेनिक सेल का एक चैप्टर बना लो और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के 2 चैप्टर बना लो। दो हम्म। चैप्टर में एक में सिर्फ सेल सेल वाला पार्ट है कि वो ऐसे लाइन खींच खींच के जो सेल लिखते हैं अपन, अलग अलग टाइप के 5 टाइप के सेल होते हैं। एक हाइड्रोजन वाला होता है, एक सिल्वर वाला होता है, एक मर्क्यूरी वाला होता है, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। वो अपना एक पार्ट, एक टॉपिक पूरा वो बना लो, एक चैप्टर वो बना लो, और बचा हुआ जो भी पार्ट है वो ऐसे 3 चैप्टर बना लो। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए, ठीक है, मतलब लोग बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री इज 33% ऑफ केमिस्ट्री। आई वुड से उस 33% में भी ना बहुत सारी ऐसी चीजें टूट जाती है कि आपको बहुत सारे चैप्टर मिलते हैं। तो जैसे अपन यही बोलते हैं, ऑर्गेनिक में आप बोलते हो कि हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है, मैं बोलती हूँ हाइड्रोकार्बन हाँ। 3 चैप्टर है, 4 है इनफैक्ट, अल्केन्स अल्काइंस एक और अल्कीन के भी 2 पार्ट कर लो। ट्रू। तो केमिस्ट्री आप इतने बड़े बड़े चैप्टर है ना कि आप उसको 3 3 4 4 पार्ट में तोड़ के करोगे ना, तो वो चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार इनने 8 चैप्टर के 18 चैप्टर बना दिए। ये देखने के बजाय ये देखो कि 18 चैप्टर एक एक दिन में हो रहा है और वो 8 चैप्टर 5 5 दिन में हो रहे थे। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है अपन को हाँ, एकदम से ऐसा नहीं करना है कि मैंने, ओ माय गॉड, मैंने 1/5 पोर्शन एक दिन में खत्म कर लिया। फील गुड फीलिंग नहीं चाहिए, वी शुड हाँ, हैव। अगर हम 1/100 भी कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में,
तो हम 1/3 ऑफ द ईयर में हम लोग 100% कंप्लीट कर चुके होंगे. सो आई थिंक उस नजरिए से हमें देखना चाहिए चीजों को. अग्रीड. तो ये जो लोग, मतलब मैं एक चीज ये बोलूंगी, फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी वन शॉट्स को प्रेफर मत करना. मतलब हम्म. मैंने खुद ने कुछ कुछ जगह वन शॉट से पढ़ा है, बट फिजिकल केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा. फिजिकल केमिस्ट्री पे मैं एक टीचर पे रिलाई करी हूँ 2 साल, और वो एक टीचर जो थे उन्होंने मेरे को 100% करवा दिया, और मैं उनकी ही सारी ट्रिक्स तुमने बता रही हूँ कहाँ से आपको. प्रिपरेशन करी थी? तुमने कहाँ से प्रिपरेशन करी मैंने थी? एलन इंदौर से प्रिपरेशन की. अच्छा, तुम इंदौर से हो? हाँ जी, मैं इंदौर की हूँ. ओ माय गॉड, मैं भोपाल से हूँ. ओह दैट्स वेरी नियर. नाइस. दैट इज वेरी क्लोज. हाँ, बट भोपाल इज अ बेटर सिटी. No, I would not say that. I would definitely not agree on that. ये जो मध्य प्रदेश वाले देख रहे होंगे उनको पता होगा भोपाल वर्सेस इंदौर का इंदौर, जो है. यस राइट. ये राइवलरी हमारी इंदौर कॉलेज का में भी खाना तो चलती है. बहुत बढ़िया है यार. यस, नो इंदौर का डाउट. खाना तो आई कैन से आई हैव बीन टू इंदौर. आई कैन से इंदौर का खाना इज सुप्रीमली बेटर देन भोपाल का खाना. नो डाउट. बट इंदौर में कुछ नहीं है घूमने के लिए. लिटरली Nah, छप्पन you're जाओगे हर महीने. wrong. No, no, no. भोपाल आओ तुम. भोपाल में तुम सिटी ऑफ लेक्स है. यहाँ पे इतनी सारी चीजें घूमने के लिए. इतना अच्छा माहौल है. इंदौर इज गुड बट आई वुड से ठीक आपको है. इंदौर क्लीनर घूमना तो है, है. आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको बताती हूँ कि इंदौर कैसे घूमना है. एक हफ्ते पूरा इंदौर घुमाऊंगी. चलो बढ़िया फिर तो. हाँ. अगर ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक मेरे को समझ में आ गया कैसे पढ़ाई करनी है. राइट. अब बताओ थर्मो का क्या करें, बिकॉज थर्मो इज ऐसा सब्जेक्ट है. एक तो फिजिक्स का थर्मो एकदम उल्टा है केमिस्ट्री के थर्मो से. तो नहीं, थर्मो की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, थर्मोडायनेमिक्स की? मैं आपको एक छोटा सा वो बताती हूँ बस. ठीक है. फिजिक्स की थर्मो और केमिस्ट्री की थर्मो में केवल एक चीज है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है. ठीक है. हाँ. मतलब केमिस्ट्री में शायद पार्टिकल्स के ऊपर जो काम करते हैं वो देखते हैं, और फिजिक्स में पार्टिकल्स, सॉरी उल्टा बोल दिया शायद, आई मतलब थोड़ा, 1 साल हो गया, नहीं इतना याद है. हाँ ठीक है, ठीक है. इतना पास है. हाँ, कि मतलब एक चीज ये होती है, एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि पार्टिकल्स के ऊपर जो काम हो रहा है और दूसरे में पार्टिकल्स जो काम कर रहे हैं. ठीक है. हम्म. तो दोनों में ये है कि इसीलिए साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स ने जो काम करा और पार्टिकल्स के ऊपर जो काम हुआ वो उल्टा हो गया, साइन उल्टा हो गया. हाँ. ठीक है. बेसिकली बस. सिस्टम, तुम अगर सिस्टम के अंदर हो या सिस्टम के बाहर हो, एक तरीके से वो वाली बात है ये. एग्जैक्टली. हम्म. इनफैक्ट सिस्टम के अंदर रह के भी दे सकते हैं ना अपन लोग, कि हाँ पार्टिकल्स के ऊपर हाँ. कितना काम हुआ और पार्टिकल्स ने कितना काम करा. ने तो कितना काम किया. मैं अगर तुमको बताऊं कि तुमको साइन कन्वेंशन भी याद नहीं रखना है, मैंने तुमको एकदम ओके. स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन रीड करो. ठीक है. वो बोल रहे वर्क डन बाय द पार्टिकल या वर्क डन ऑन द पार्टिकल. तुमको फॉर्मूला एक ही याद रखना है. फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, दोनों हटा दो, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दोनों में से किसी का भी उठा लो. ऑन के लिए जो साइन कन्वेंशन यूज होता है वो रट लो, तो बाय उल्टा लगा देना. बाय के लिए जो वो याद कर लो, तो ऑन के लिए उल्टा लगा देना. बस. ये भी नहीं करना है कि आप ऑन और बाय को अलग अलग फॉर्मूले से देख लो. मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, मेरे फिजिक्स में बहुत कम नंबर आए थे एडवांस में, और मेरा मैक्सिमम मतलब मेजर जो स्कोर था वो सिर्फ इस वजह से था कि मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री आती थी. तो ये चीज है कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स के लिए अलग से कुछ नहीं करा फिजिक्स में. मैंने ना रेडियो एक्टिविटी के लिए ना थर्मोडायनेमिक्स के लिए कुछ, किसी के लिए भी कुछ अलग से नहीं करा. सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री करा था. उससे 10 से 15 नंबर आप आराम से फिजिक्स में भी स्कोर कर सकते हैं. ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है. अंडरस्टूड. तो ये चीज है, ये चीज जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, कि आप थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे देखते हो कि यार इसमें उल्टा इसमें अलग, मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट है, कैसे याद रहेगा. होता है लोग उल्टा कर देते हैं, इसमें उल्टा गलत फॉर्मूला लगा दिया, उसमें गलत लगा के आ गया, दोनों का, फिजिक्स का भी गलत हो गया, केमिस्ट्री का भी गलत हो गया. मैं बोलती हूँ फॉर्मूला एक ही याद करो, दो फॉर्मूले याद करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि दो हम्म. याद करोगे तो पक्का कंफ्यूजन होगा. एक हम्म. याद करो और फोकस इस पे करो कि बाय लिखा है कि ऑन लिखा है. वो चीज को हाईलाइट करना, वो चीज को अपनी कॉपी में 3 बार लिखना बहुत जरूरी हम्म. है. वो नहीं करोगे तो पक्का अंडरस्टूड. कंफ्यूज होगा. अब मैं तुमको बताती हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में ना एक एक लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. द बेस्ट थिंग अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री इज कि उन्होंने लॉ बहुत अच्छे से लिखे. उन्होंने थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं करा इंसान को. ऐसी लैंग्वेज नहीं, और अगर लैंग्वेज थोड़ी बहुत नहीं समझ आती कि यार क्या करें,
तो उसको चैट जीपीटी पे डालो और उसको बोलो कि इसको 5वीं कक्षा के बच्चे की लैंग्वेज में समझा दो, हमको हिंदी में अच्छे से समझा दो, जो भी है। ऐसे अगर तुमने एक बार लॉ समझ लिया, ठीक है, अगर तुमको लॉ समझ आ गया ना, मेरी गारंटी तुम्हारे 50% क्वेश्चन तो बिना कोई फॉर्मूला याद करे ही बन जाए। और जो तुमने बात करी ना कि यू सेड ना कि अगर चैट जीपीटी को बोलो कि 5वीं कक्षा के मतलब सिंपल लैंग्वेज में करके हम्म। बता दो, सो मैं तुम लोगों को भी बता देता हूँ कि एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ कस्टम जीपीटी। तो ओके। मैंने एक ऑलरेडी कस्टम जीपीटी क्रिएट करा है जो कि तुम्हें पिछले 20 ईयर्स के क्वेश्चंस निकाल के फ्री में दे देगा। तुम हम्म। बोलोगे कि मुझे सिर्फ रोटेशन के फिजिक्स के पिछले 20 ईयर्स के क्वेश्चंस चाहिए, तुम्हें निकल के मिल जाएंगे फ्री में। और अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट को हिंदी में समझना है अच्छी फ्रेंडली लैंग्वेज में, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो चेकआउट कर लेना, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। हाँ। बट आई थिंक तुमने अच्छा पॉइंट नोटिस किया, तो मैंने बता भी दिया कि भाई ये भी थोड़ा हाँ। सा काम किया था अपन ने, तो ये भी हम्म। डिस बता ही देते हैं। ओके ओके। तो वही है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक वो है ना, कि अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया, फॉर्मूला बोलो लॉ समझ लिया, अब जैसे सेकंड लॉ जो है वो हीट वगैरह पे काम करता है, हीट होती है जो एंथैल्पीज होती है उनके ऊपर काम करता है। तो वही है कि आप ये देखो अपना, वो फॉर्मूला अच्छे से बताएगा हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हीट कहाँ पे इजेक्ट हो रही है, हीट कहाँ से ले रहे हैं, डिस्पोजल क्या है, कहाँ पे सिंक है, कहाँ पे सोर्स है, हर चीज अच्छे से लिखी हुई है। अगर आपने उन रीडिंग्स को प्रॉपरली समझ लिया ना, तो आपके लिए वो पूरी साइकिल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री में भी यही है, थर्मोकेमिस्ट्री में भी वही। मैं आपको बताती हूँ, थर्मो का मेजर ही साइन कन्वेंशन में बच्चे को बहुत दिक्कत आती है। कहाँ पे माइनस लगेगा, कहाँ पे प्लस लगेगा, अगर आप माइनस प्लस की गलती कर दो तो प्रॉपर आपने, लोग बोलते हैं कि यार हमारी तो माइनस प्लस की गलती है, थियोरेटिकल गलती है या एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन गलती है। कोई गलती नहीं है, आपने इंग्लिश में गलती करी है केवल। जो भी आप लैंग्वेज में पढ़ते हो, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में, आपने बस बाय और ऑन के अंदर जो डिफरेंस होता है वो नहीं देखा, उसकी वजह से आपको दिक्कत आई। मैं आपको बताऊं, एक और बहुत ज्यादा अच्छी चीज ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज आर इंटर कन्वर्टेबल। मतलब आप सेकंड थर्ड लॉ देखते हो ना, थर्ड लॉ बहुत छोटा सा है, थर्ड लॉ है नहीं कुछ मेजर। थर्ड लॉ की बजाय मैं थर्ड लॉ को डेल्टा जी जैसा समझती हूँ, कि डेल्टा जी वाला जो पोर्शन है ना वो थर्ड लॉ में एसोसिएट कर लो। तो सेकंड थर्ड लॉ जो होते हैं ना, उनमें बेसिकली सेकंड लॉ वाला जो पार्ट है ना, उसमें आप देखोगे ना हर फॉर्मूला आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। हर तो नहीं, मैक्सिमम। जैसे एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, आप एस डेल्टा एस से डेल्टा एच पहुंच सकते हो, डेल्टा एच से आप डेल्टा जी पहुंच सकते हो। डेल्टा एच बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, जो फॉर्मूला होता है जो भी उसमें है, प्लस माइनस जैसे भी लगता है, साइन कन्वेंशन उठाओ, उसको आपको जितना डिफरेंशिएशन आता है ना सब डिफरेंशिएट कर दो, एक एक फॉर्मूला डिफरेंशिएट कर दो, एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में पुट करो, ये करो वो करो। केसेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। तो एक फॉर्मूला है, उसको आपने डिफरेंशिएट करा, उसमें आपने एडियाबेटिक के कंसेप्ट लगा दिए, उसमें आपने आइसोथर्मल के कंसेप्ट लगा दिए। आप देखोगे कि एक फॉर्मूला में अगर एक अपन ने वो लगा दिया, जैसे मैं आपको बताऊं डेल्टा डेल्टा जी वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपने डिफरेंशिएट करके ये लगा दिया, एडियाबेटिक लगा दिया, आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंचोगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, मेरी कॉपी में 5 पेज, 5 पेज से कैसे डिफरेंशिएट करके ये ओनली ये वाली कंडीशन लगा दी, वो वाली कंडीशन लगा दी, इसमें ही भरे हुए, जो मेरी प्रैक्टिस कॉपी थी। इससे दो फायदे होते हैं, मैं बताती हूँ। पहला फायदा ये कि अगर आपको कुछ याद नहीं है, आप कुछ भूल गए, आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि यार ये, तो यू कैन कन्वर्ट। और दूसरा फायदा ये, क्योंकि आपने बार बार उस चीज को पुट कर करके देखा है, कि आपको पता है इसमें एडियाबेटिक की कंडीशन लगाते हैं, तो आपको एडियाबेटिक की कंडीशन भी याद हो जाएगी। भूल नहीं सकते तुम, चाह कर हाँ, भी। तुम भूल नहीं सकते, हाँ, मतलब तुमको ऐसे बैठेगा, जैसे अपन ने वो नहीं करा था एटॉमिक में 10 बार फॉर्मूले लिखे तो अब याद रह गए। ऐसे तो होता नहीं, एबीसीडी भूल जाते। ट्रू। आप मुझसे आज भी एटॉमिक के फॉर्मूले पूछोगे, मुझे अच्छे से याद है।
बस एक बार मेरे को थोड़ा सा ऊपर से देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हाँ exactly. ठीक है अगर आज ये टॉपिक मतलब है। मुझे कुछ 7-8 साल हो गए, बट अगर मैं आज एटॉमिक के अपनी वो कॉपी 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी देख लूँ अगर, तो मेरे को तो पूरे मैं रिकॉल हो आराम जाएंगे। से। सेम वे जैसे फिजिक्स में एग्जैक्टली। एसएचएम है, एसएचएम में या टाइम पीरियड का राइट। फॉर्मूला हो गया, सेम चीज लाइक लाइक कुछ भी तुम उठा लो, लाइक आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ के मेरे लिए कुछ भी उठा लो, 10 मिनट में को याद हो जाएंगे ओके। फॉर्मूले। हाँ तो वही है कि आप इतना प्रॉपर उस चीज को याद कर लोगे ना। मैं आपको बताती हूँ, दो चैप्टर थे मेरे फेवरेट जिसमें बच्चों बच्चों को रोना रोना आ जाता है। एक आयनिक, दूसरा थर्मल। मतलब ये चैप्टर्स इतने भयानक लॉजिकल है ना, आपने एक बार लॉजिक पकड़ लिया, मतलब हम्म। अगेन ऑल थैंक्स टू माय टीचर जिन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने मेरे को एक एक लॉजिक ऐसे स्पून फीडिंग भी नहीं की, मेरे को बस बता दिया इसको ऐसे सोचना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कैसे सोचना है। आप ऐसे सोचो, आप बैठो और आप करते रहो। और मैं आपको बताऊं, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे कम टाइम देना है आपको। हम्म। मतलब आईओसी ऐसा है कि आप दिन का एक आधा घंटा पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि आप नहीं याद कर सकते। ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, आप 1 घंटा दिन की रिएक्शंस लिखो लिखो लिखो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बोल रही हूँ, आप हफ्ते के 7 घंटे, यानी दिन का 1 घंटा भी पढ़ते हो ना, वो भी मैं नेसेसिटी हफ्ते का 5 घंटा मान रहा हूँ। हफ्ते में 5 घंटा आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा है, इंक्लूडिंग सब फॉर्मूला याद करना, रेफरेंस लगाना, मॉड्यूल लगाना, कुछ भी लगाना। इसमें वो वाली चीज नहीं है जो आपके टीचर आपको पढ़ा रहे, कोचिंग में ऑफ पढ़ रहे कोर्स, हो या कहीं से ऑफ पढ़ रहे हो, कोर्स। वो नहीं। खुद से 5 घंटा सेल्फ लगाओगे स्टडी हफ्ते 40 का। मिनट दिन का, 45 मिनट दिन का हाँ, इज मोर देन इनफ। मोर देन इनफ, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और एक बार आपको अंडरस्टूड। याद हो गया ना, फिर उतना भी नहीं चाहिए। हम्म। अपन याद। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे आते हैं, बिकॉज सॉरी हम्म। टू इंटरप्ट, अपन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे आते हैं बिकॉज आई थिंक बहुत सारे बच्चे उसका वेट कर रहे होंगे। तो तुमने थोड़े से हाँ। टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो तुमने इस्तेमाल करा, यू गॉट, अब इमेजिन करो कि मैं एक, लेट्स से मैं कभी चाहिए एस्पिरेंट हूँ, हम्म। ठीक है। ओके। एंड जैसा कि तुमने मुझे बताया, अश्लेषा दीदी ने जैसा मुझे बताया, मैंने तो वैसा पढ़ाई कर ली, ठीक है। हाँ अब मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ जिसका इस्तेमाल करके एक बच्चा जो जैसा स्कोर आपने अचीव किया वैसा सेम स्कोर अचीव कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ चैप्टर के हिसाब से भी थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, ठीक है। अब आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री इज यूजुअली द पार्ट ऑफ इंटीजर वाला पोर्शन। हम्म। तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते, और आपको कैलकुलेशन करनी रहती है, और आपकी कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई, अभी बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको पॉइंट वाला वो नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो पॉइंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो राउंड ऑफ करके जो भी आता है वो आप लिख सकते हो। तो वही है कि फिजिकल केमिस्ट्री की बेस्ट चीज ये है, इंटीजर वाले पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, आप राउंड ऑफ करो, ठीक है। ओके। मैं आपको बताती हूँ एक वो, ठीक है, मेरे सामने लिखा हुआ है √17 अपॉन में √35। तो हम्म। उसकी वैल्यू कोई निकालने बैठेगा, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे रूट वाले फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं रूट वाले फॉर्मूले नहीं होते हैं ऐसा कुछ। तो आप एक काम करो, √17 अपॉन में √35 है, मैं 17 को 16 पढ़ लूँ तो, हाँ, और मैं बेसिकली 35 को 36 पढ़ लूँ तो। बेसिकली 4/6 2/3 0.66 समथिंग लाइक दैट। बस। और हाँ, .66 का क्या होगा, आप वो देखोगे ना, आंसर आपके पास में आराम से जो वो मांग रहे हैं ना आपको मिल वो आ जाएगा। जाएगा। हम्म। तो मैं आपको ये बताती हूँ, आप ये फिजिक्स में या मैथ्स में ज्यादा नहीं, मैथ्स में तो कर ही नहीं सकते, मैथ्स तो भाई मैथ्स सब्जेक्ट ही है ये। फिजिक्स में भी ऐसा यूजुअली नहीं हो पाता है, हम्म। क्योंकि फिजिक्स में बहुत प्रिसाइज वो मांगते हैं, एरर मांग लेते हैं, तो एरर में तो आपने एरर ही कर दिया। तो ये है कि इस सब्जेक्ट में ये फायदा है कि आपसे एरर तो निकलवाएगा नहीं, ये आपसे हम्म। एक वो मांग रहा है, ठीक है। और ऑप्शंस अगर बहुत दूर दूर है, मैं आपको ये बताती हूँ, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यार ये चीजें हैं, और ये जैसे प्रोबेबिलिटी एफिशिएंसी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको पता है कि यार ये जो साइकिल इन्होंने बनाई है इसकी एफिशिएंसी 30% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। हम्म। और ऑप्शंस है 25, 40, 45 और 60।
कोर्स तो 25। 30% ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो मेरे पास तो बिना देखे आंसर है, बिना सॉल्व करे आंसर है। हम्म। तो ये होता है। पहले बात तो ऑप्शंस देखो। और मैं ये आपको बता रही हूँ, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, अगर आपने वो पढ़ाई करते करते ये अप्रोच लगानी चालू कर दी और कभी वहां दिक्कत आ गई, तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। तो आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप रेफरेंस लगा रहे हो, आप मॉड्यूल वगैरह लगा रहे हो, वैसा कुछ लगा रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसमें आप प्रॉपर जो अप्रोच होती है वो अप्रोच देखो। यार हम्म। ये अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने की, हम इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में द थिंग इज, आपको अप्रोच पता चल गई, आपको समझ में आ गया, फिर आप उसको बाकी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो कि यार क्या मैं इसको ऑप्शन से कर सकता हूँ, क्या मैं अप्रोक्सीमेशन से। मैं बताती हूँ, आईनिक की कैलकुलेशन बहुत गंदी होती है। आयनिक में ये दिक्कत आती है कि बहुत सारे डिग्री में, 10 टू द पावर में, इसमें उसमें बहुत सारा वो है, समझ नहीं आ रहा। ऊपर 10 अलग अलग टाइप के नंबर लिखे, नीचे अलग 10 10 टाइप के नंबर लिखे, मैं कैंसिल कैसे करूं, कैलकुलेट कैसे करूं। बच्चे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि अप्रोक्सीमेट करो। ओके, सो आई हैव अंडरस्टूड। नंबर वन तरीका इस अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए। नंबर हाँ, टू हैक विच यू ऑप्शन सेड से कि जाना चाहिए। हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन करो, अप्रोक्सीमेशन करो। दिस टू आर थिंग। हम्म। इसके अलावा वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स इन लाइक एनी एनीथिंग फ्रॉम योर साइड विच यू थिंक एक लगना चीज चाहिए? ये भी है कि आप यूनिट्स का ध्यान रखो। ठीक है, मतलब ये ट्रिक तो नहीं बोलूंगी मैं, मतलब ये तो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। बट मैं आपको बताती हूँ, फिजिक्स में एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पेपर। और मैंने उस क्वेश्चन में यूनिट की गलती करी थी। मैं आखिरी में इनटू 100 करना भूल गई थी, और उस वजह से मेरे 4 नंबर चले गए थे। हम्म। और वो 4 नंबर कहाँ पहुंचा देते मेरे को, कहाँ से कहाँ पहुंचा देते, ये सबको पता है। हम्म। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 2 साल यूनिट की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, वो पेपर प्रेशर में हो जाता है। तो इतना वो मत करना कि जितना यूनिट की प्रैक्टिस करी फिर भी ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। अपने साइड से ये कमी मत छोड़ना कि आपने यूनिट्स ध्यान नहीं दिए। क्योंकि अगर आप आर की वैल्यू भी देखोगे ना, तो आर की 3 वैल्यू होती है, 3 अलग अलग यूनिट में। वो कैलोरी से किलो का, जूल्स का कन्वर्जन, और ये वो इतनी सारी चीजें हैं। अगर आपने यूनिट का ही ध्यान दे दिया, आई एम टेलिंग यू, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ऑल्सो आप इसमें मैं एक सबको चीज़ ऐड एक यूनिट करना में। इसको मैं एक चीज़ हम्म। ऐड करूंगा कि एक तो यूनिट का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को डेफिनेटली, एंड यूनिट के साथ साथ ना इन दी एंड पूछा क्या है। लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जैक्टली। लोगों ने बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एग्जाम में पूछा है इफ दिस इज एक्स, व्हाट इज द 2x। अब बच्चों ने एक्स की हाँ। वैल्यू निकाली और टिक कर दी, खुश हो गए वो। लेकिन एक्चुअल में हाँ। 2x पूछा था, या फिर n निकाला और n स्क्वायर पूछा है। अब n ने या √7 निकाला था, n स्क्वायर 7 हो गया। ऑप्शन में 2 नहीं थे, 7 है। उन्होंने कहा √7 आंसर है। तो दिस इज समथिंग विच बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है इन दी एंड, वो ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लो, एक जगह लिख लो। जैसे यू सेड ना कि यार ऐसे, एंड आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी काम हाँ। आता है, मैंने भी किया एक ट्रिक बेसिकली कि जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो फ्लफ हटा दो। जैसे कि मैंने पढ़ा कि हम्म। अच्छा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अच्छा एडियाबेटिक प्रोसेस है, अच्छा इसमें मुझसे ये पूछा गया है, एंड इसके बाद इसको मुझे दिस प्लस एक्स निकालना है। तो मेरे पास अब 4 चीज़ें आ गई हैं, अब उसके बेसिस पे मैं आराम से क्वेश्चन बना सकता हूँ, रादर देन थिंकिंग कि अरे तो 10 लाइन का क्वेश्चन है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग ऑल्सो बच्चे जो इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये वही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि एक इंसान फिशिंग पे जाता है। वो फिशिंग पे जाता है, वो आधा घंटा मछली पकड़ने की कोशिश करता है, मछली नहीं पकड़ पाता। फिर उसको एक मछली मिलती है। वो मछली पकाने के लिए उसको ये चीज करनी पड़ेगी, वो ये चीज लेकर आया। उसने मछली पकाई, ये करा वो करा। पानी किस रेट से इवेपोरेट हो रहा है, ये क्वेश्चन है मछली के ऊपर से। तो बच्चा सोचेगा कि भाई 15 15 लाइन का क्वेश्चन है, मैं करूंगा कैसे। बच्चा स्टोरी में घुस आप। गया। मछली को बचाने में हाँ, लगा है बच्चा। बच्चा बोल रहा है कि यार मछली का मैं क्या करूं, मछली का हाँ। कुछ करना ही नहीं है। मछली के ऊपर से मैं आपको बोलती कि पानी जमीन पे पड़ा हुआ है, किस रेट से वेपोरेट हो रहा है, और ये इतनी कहानी बना के मैंने सेम चीज बोली।
तो बच्चा क्या करता है कि वो क्वेश्चन, आपने कहानी देखी ना तो कहानी स्किप करो यार, एग्जैक्टली। आप नीचे जाओ, मतलब आपको दिख रहा है कि 1 पर्सन वेंट फिशिंग, तो वहीं से 3 लाइन स्किप कर दो। यार आगे 3 लाइन तो ये है कि ये 3 लाइन मछली प्रोसेस कैसे क्या है पकड़ता है ये वही बताओ। सिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, करना क्या है वो देखो। तो द थिंग इज, बेसिक यही होता है। ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स में भी कई बार आ जाते हैं। यूजुअली ये है कि ये क्वेश्चंस केमिस्ट्री में ही आते हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कि आपको पहले 15 लाइन की कहानी लिख के दिए कि यार ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और होता कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, 3 उसमें वैल्यू डालनी होती है, एक वैल्यू निकालनी होती है, और उसके लिए आपको 15 लाइन का क्वेश्चन लिख के दे देते हैं। हार्डली कोई क्वेश्चन टफ आता है। लास्ट मैं आपको बताती हूँ पीवाईक्यूज का। हाँ, पीवाईक्यूज ना, PYQs का I was about to ask you. हाँ, PYQ or then पीवाईक्यूज, maybe mock test we can discuss in this conversation. मॉक टेस्ट तो मैं आपको ये बताती हूँ, मॉक टेस्ट का कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, वो मैंने ऑलमोस्ट वीडियो के बीच बीच में सारी चीजें बता ही दी है हम्म। ऑलमोस्ट। इंटीजर टाइप जो है वो आते हैं, उसको कैसे करना है, एडवांस टाइप के क्वेश्चन, मेंस टाइप के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से ही होते हैं, मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से, तो इतना लोड नहीं तो लेना होता PYQs उसमें। डिस्कस करते हैं फिर कि PYQs हाँ, किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। पीवाईक्यूज का मैं बताती हूँ। पीवाईक्यूज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर खत्म हुआ पीवाईक्यूज लगा दिए, हम्म। वो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। पीवाईक्यूज आप ओके। लगाओ एकदम जब आपका पेपर आने वाले होते हैं ना, मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2 साल आपने कोर्स पढ़ा, अब आप पीवाईक्यूज लगाओ नवंबर से, ठीक है, हम्म। ये इन जनरल मैं बता रही हूँ। पीवाईक्यूज लगाने का इसलिए फायदा तब होगा कि आपका हर चैप्टर रिकॉल हो जाए। अगर मैंने आयनिक पढ़ते से आयनिक के पीवाईक्यूज लगा लिए, तो मेरे साथ में ये है कि मुझे अब क्वेश्चंस याद हो गए, या क्वेश्चंस याद नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपको याद होता है यार इसका आंसर तो देखा देखा लग रहा है। हाँ, अगर आपको 50% PYQ की क्वेश्चन के वैल्यू ही हट आंसर गई भी एक याद तरीके है, से। हाँ, वैल्यू खत्म हो गई PYQ की। खत्म ही हो गई। तो पीवाईक्यूज जो है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में तो बेसिकली ये है कि आप हर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए पीवाईक्यूज लगाओ एग्जाम के पहले, और आपने एग्जाम के पहले पेपर करने होते हैं, तो पीवाईक्यूज और पेपर आपने लगा लिए ना, आपका आराम से बन जाएगा। हम्म। बहुत आसान है, फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं है, इनफैक्ट बहुत इजी है, और आप आराम से कर सकते हो। कुछ एक छोटी छोटी चीजें होती है जो लोग नहीं ध्यान रखते, उस वजह से नहीं हो पाता। तो वही है कि अंडरस्टूड। पीवाईक्यूज लगाने का भी वही, क्वेश्चन कैसे करते हैं उसकी अप्रोच मैंने बता दी, पीवाईक्यूज अंडरस्टूड। वैसे ही लगाओ। सो एनटी बेसिकली, एनएच से। हाँ, सो बेसिकली लर्निंग ये है कि जब तुम कोई चैप्टर कर रहे हो तो उसकी हम्म मॉड्यूल रेफरेंस कर लो। PYQs एकदम एंड में करना है, 2 महीने 3 महीने हम्म पहले मैक्सिमम। हम्म कूल 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 कूल। ठीक है। थैंक्स अ लॉट अश्लेषा इट्स फॉर बीइंग हियर एंड फॉर डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन। आई होप बहुत सारे बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे तुम्हें तुमसे बहुत हेल्प मिली हम्म, होगी। अगर इस या कॉन्वर्सेशन से हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज ऐसे और कॉन्वर्सेशंस आते रहेंगी। एंड अगर फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इन जनरल मैथ्स फिजिक्स में कोई भी डाउट आता है तुम्हें, so you can talk to Ashlesha. She is on True Mentor, and you can book a session with her. You can talk to her instantly at a very affordable price. Link description में चेकआउट ज़रूर करना।